वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया और मैं हूँ एडवोकेट करण मौर्य। और स्टूडेंट्स, हम लोग देखने वाले हैं अपना एक टॉपिक जो है हमारा लेबर कोड्स। ठीक है, जो हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जाम में आएगा। इसमें 4 एक्ट्स हैं जो कि कोड ऑन बेसिस है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड है। ओके, ये 29 कोड्स थे टोटल, जिसमें से उनको सबको कंबाइन किया गया और 4 कोड्स बनाए गए जो कि हमारे 19 और 20 में बने थे। और ये लागू हुए हमारे अभी 25-26 में लागू हुए। ठीक है, रिवीजन लेक्चर है ये, तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, वो सारी चीजें नहीं हो सकती हैं एक लेक्चर में। बट हाँ, चारों के चारों जो एक्ट्स हैं उनके रिवीजन अच्छे से करा दूंगा ताकि आपको एग्जाम में आसानी रहे। ठीक है, तो हमारे 4 कोड्स कौन कौन से थे ये तो आपको पता ही होगा कि कोड ऑन वेजेस थे जिसमें 4 एक्ट्स थे। ठीक है, और ये एक्ट नंबर याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं एक्ट्स नंबर। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है जो कि 3 कोड्स जो थे कंसोलिडेट किए गए हैं। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 9 एक्ट्स कंसोलिडेट किए गए हैं और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड जो है वो 13 कोड्स जो है एक्ट्स थे उनको कंप्लीटली क्या किया है, कंसोलिडेट किया गया। ओके, और इसमें क्या है, ये जो है सेंट्रल लेबर लॉज थे जो कि 4 में किया गया और ये जो 4 कोड है वो 21 नवंबर 2025 को क्या हुए, फोर्स में आ चुके हैं। ओके, तो ये चार्ट है वो देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। कॉमन फीचर क्या है इन सबके, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो जाएगा रजिस्ट्रेशन लाइसेंस वगैरह। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर नया कंसेप्ट आया है इसमें। वेब बेस्ड रैंडमाइज्ड इंस्पेक्शन स्कीम आई है ट्रांसपेरेंसी के लिए। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेज है, पहली बार माइनर ऑफेंसेज है उनको कंपाउंड कर सकते हैं, पहले नहीं था इतना, लेकिन अब फाइन वगैरह देकर आप क्या कर सकते हैं, कंपाउंड कर सकते हैं ऐसे ऑफेंसेस को। अपॉर्चुनिटी टू कॉम्प्लाई है, अगर प्रोसिक्यूशन से पहले 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, एक्सीडेंट केस में ये छूट नहीं मिलती है। ओके, इंक्रीज पेनल्टीज है, पेनल्टी वगैरह को बढ़ाया गया है। जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है दोनों को। और ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं उनको भी इसमें कवर किया गया है। ओके, और थ्रेशोल्ड ऑफ वर्कर्स है, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कोड्स के नंबर या और सेक्शंस याद रखने, क्योंकि मोस्टली नंबर्स और सेक्शन से ही सवाल आते हैं। ओके, पहला हमारा कोड है वो है क्या है, डेफिनेशन। वेजेस क्या होती हैं, वेजेस क्या होती हैं, किसी भी काम के बदले में जो आपको मिलता है वो वेजेस कहलाता है। ठीक है, और जैसे कि आपने एक दिन काम किया तो आपको 500 रुपए मिले, तो वो आपकी बेस हो गई। ठीक है, बेस हो गई, भत्ता हो गया, मतलब आपको पेमेंट मिला उस काम का। और इसमें 4 एक्ट से वो देख लो आप, पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस और इक्वल रेम्युनरेशन, इसको सबको कंसोलिडेट करके एक एक्ट बना दिया गया है। एप्लीकेबिलिटी क्या है, सभी एस्टेब्लिशमेंट्स पर लागू होती है, चाहे एम्प्लॉयज की संख्या कितनी भी हो, चाहे 0 हो, 1 हो, 100 हो, 1000 हो, कितनी भी हो। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स दोनों पर काम करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे कि हम व्हाइट कॉलर की फैक्ट्रीज हो गई, जैसे कि फैक्ट्रीज हो गई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई, सर्विसेज हो गई, वो सारी चीजें। अनऑर्गेनाइज्ड जैसे कि आपने लेबर वगैरह देखी होगी जो कि बिल्डिंग्स वगैरह में काम करती है, वो सारी जो, और या फिर मैन्युफैक्चरिंग, पटाखों की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उसमें लेबर काम करती है, वो सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गए, उन दोनों को ये कवर करता है। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल कहाँ है, आर रेलवेज, माइंस ऑफ ऑयल फील्ड्स, मेजर पोर्ट्स, इन सब पे भी अप्लाई हो जाता है। ओके, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल बाकी सब चीजों पे, उस पे भी अप्लाई होता है। डेफिनेशंस क्या है, एम्प्लॉय, आपको पहली बात तो एम्प्लॉय का डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो एम्प्लॉय का डेफिनेशन क्या है, बेसिस पर काम करने वाले जो लोग होते हैं वो एम्प्लॉयज होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहा है। ओके, मान लो कि तकिया बनाने का काम कर रहा है, तो पिलो जो होती है, पिलो पिलो बनाने का काम कर रहा है, तो वो एक एम्प्लॉय कहलाएगा। ठीक है, उसको बेसिस पे वो काम कर रहा है और बेसिस पर उसको बेसिस उसको मिलती है, मंथली या फिर क्वार्टरली मिल जाती है या फिर वीकली मिल जाती है, जैसा भी उसका कंपनी का रूल है उस हिसाब से। वर्कर क्या होते हैं, एम्प्लॉय माइनस मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर, या फिर जो है 18,000 प्लस सैलरी वाले। ठीक है, वो होते हैं बेजेस, बेसिक पे होते हैं, डियरनेस अलाउंस हो गए,
और रिटेनिंग अलाउंसेस होगा सेम स्ट्रक्चर जैसे ओएसएच कोड में है वैसा। एक्सक्लूजन फ्रॉम बेजिस बोनस हो गया, एचआरए हो गया, कन्वेंस पीएफ वगैरह ये सारी चीजें हटा दी जाती हैं बेजिस से। और कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर के होते हैं और सेम वैसी डेफिनेशन जो कि ओएसएच में है वो आप एक अभी देखेंगे तो देख लेना। मिनिमम वेजेस क्या होती हैं, तो इसमें सेक्शन 5 में दिया गया है कि मिनिमम वेजेस क्या होती हैं। और मिनिमम वेजेस जो है 15,000 होती है, 15,000 से कम नहीं दे सकते आप, इसको प्रोहिबिटेड किया गया है। और फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस कौन करता है फिक्स, तो वो करते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। आप एक चीज याद रखना कि जो गवर्नमेंट है वो ध्यान रखना कि कौन सी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों हो सकती है। वो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सी मतलब कौन सी इंडस्ट्री है। मान लो कि रेलवे है तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, और अगर स्टेट की है मान लो कि स्टेट में के अंडर कोई भी फैक्ट्री वगैरह आती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आती है, तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, स्टेट या फिर सेंट्रल दोनों। फ्लोर वेल्स वेज क्या होती है, फ्लोर वेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लिविंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं कंसिडर करके नेशनल फ्लोर वेज फिक्स करेगी। जैसे कि अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज के लिए अलग अलग फ्लोर वेज हो सकती है। जैसे कि मान लो कि मुंबई शहर है, मुंबई में लिविंग ऑफ कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ लिविंग वो हाई है, तो उसका जो है फ्लोर वेज ज्यादा रहेगा। बट अगर आप मान लो थर्ड टीयर टू या फिर टीयर थ्री सिटी है, कानपुर मान लो या फिर बदायूं मान लो, तो वहां पर थोड़ी फ्लोर वेज जो है वो कम रहेगी। ओके। स्टेट गवर्नमेंट का मिनिमम वेज फ्लोर वेज से कम नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। ओके। और सेक्शन 13 क्या कहता है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स फिक्स करना है। वर्किंग आवर्स कितना हो सकता है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, वो कौन करता है, वो करता है हमारी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। और आपको नॉर्मल रेट से कम में नहीं दिया जाएगा, अगर आप ओवर टाइम करते हो तो आपको डबल दिया जाएगा। मान लो कि 1 घंटे में आपको 100 रुपए मिलते हैं नॉर्मल काम करने पर, लेकिन अब अगर आप ओवर टाइम करते हो तो उसी 1 घंटे में आपको 200 रुपए मिलेंगे, ठीक है, डबल रुपए मिलेंगे। इसमें एडवाइजरी बोर्ड है सेक्शन 42 में, जिसमें कंसल्ट करके वेजेस वगैरह की रिवाइज की जाएंगी, और एवरी 5 ईयर से ज्यादा गैप नहीं होगा उन वेजेस के रिवीजन में। ओके। अब पेमेंट ऑफ वेजेस, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, तो मोड ऑफ पेमेंट आपको क्वाइन, करेंसी नोट्स, चेक, बैंक ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक मोड ये सब हो सकता है। अब मोड ऑफ पेमेंट वो नहीं हो सकता कि आपने कपड़े दे दिए, आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ही कोई सामान दे दिया, या फिर आपने किसी का इंश्योरेंस करा दिया, या फिर आपने कुछ और कर दिया, वो सब मोड ऑफ पेमेंट नहीं हो सकते। मोड ऑफ पेमेंट आपको बता दिए कि क्वाइंस हो सकते हैं, करेंसी नोट्स हो सकते हैं, चेक हो सकते हैं, बैंक ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक मोड ये सारे हो सकते हैं। ओके। आपने देखा भी होगा मोस्टली जो है कंपनीज क्या करती हैं आपसे, जब आप एम्प्लॉय बनकर जाते हो, वर्कर बनकर जाते हो, तो आपसे बैंक अकाउंट की बुक वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, पासबुक वगैरह। वो क्यों लेते हैं, आपका जो अकाउंट नंबर है वो उनके अपने डाटाबेस में सेव करते हैं। जब सैलरी का मंथ आता है, सैलरी का टाइम आता है, तो फिर वो डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है अकाउंट में पैसा। ओके। और अगर ऐसा नहीं कर रहा है कोई भी एम्प्लॉयर, तो कहीं ना कहीं वो आपकी सैलरी में से कट कर रहा है रुपए, ठीक है। अगर आप, और आपने ये चीज देखी भी होगी कई बार कि कोई व्यक्ति जो है वो 15,000 रुपए पर सैलरी पर लगता है, पर मंथ की सैलरी, या फिर 20,000, बट उसको रुपए मिलता है 12,000, 18,000 या फिर 16,000। पीएफ वगैरह काट कर पैसा मिलना चाहिए उसे 20,000 या फिर 15,000, बट उसको उससे कम मिल रहा है। क्यों क्यों मिल रहा है कम, क्योंकि ऑफलाइन ले रहा है, वो ऑनलाइन नहीं ले रहा है, बैंक अकाउंट में नहीं ले रहा, कोई रिसिप्ट वगैरह उसको नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं उसका पैसा जो है कोई बीच का व्यक्ति खा रहा है। तो ऐसी चीजों पे आपको सवाल उठाने भी चाहिए, और मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही पेमेंट लेना चाहिए या फिर बैंक ट्रांसफर लेना चाहिए। और चेक लेते हो तो भी अच्छी बात है। बेच पीरियड क्या है, एम्प्लॉयर फिक्स करता है बेच पीरियड, चाहे डेली ले सकते हैं या फिर वीकली दे सकते हैं वो एम्प्लॉयर, या फिर फोर्टनाइटली या फिर मंथली, जो भी हो वो एम्प्लॉयर जो है वो दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर अंदर होनी चाहिए। ओके। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट क्या है, डेली के लिए एंड ऑफ शिफ्ट या फिर सेम डे मिल सकता है, वीकली के लिए लास्ट वर्किंग डे ऑफ वीक मिलेगा आपको, फोर्टनाइटली के लिए 2 डेज आफ्टर द एंड ऑफ फोर्टनाइट, ठीक है। और फोर्टनाइटली का मतलब क्या होता है, फोर्टनाइटली होता है मतलब 15 दिन के बाद, ठीक है। मतलब 15 दिन काम किया तो आपको 17वें दिन पैसा मिल जाना चाहिए। मंथली वाले में 7 डेज के बनते हैं, मतलब कि अगर आपका महीना
31 को गया है तो 7 तारीख के तक आपको पेमेंट मिल जाना चाहिए। रिमूवल, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट, रेजिग्नेशन, अगर ये सारी चीजें हुई हैं किसी के साथ में तो 2 वर्किंग डेज फ्रॉम डेट ऑफ सच इवेंट, अगर किसी को रिमूवल किया है, डिसमिस किया है, रिट्रेंच किया है या फिर रिजाइन दिया है तो 2 दिन के अंदर अंदर उसको पेमेंट मिल जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद में डिडक्शंस क्या हैं, तो डिडक्शन सेक्शन 18 में दिए गए हैं, जिसमें फाइन, एब्सेंस, डैमेज, लॉस कॉज्ड बाय एम्प्लॉइज नेग्लेक्ट, हाउस अकोमोडेशन, एमिनिटीज, एडवांसेस, लोन्स, इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआई, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रेड यूनियन सब्सक्रिप्शंस एक्सेट्रा। तो डिडक्शंस इसमें बताए गए हैं कि क्या क्या डिडक्शंस हो सकते हैं। फाइन किस चीज पर, कि आपने गलत काम कर दिया कोई या फिर आपने लेट काम किया, उन चीजों पर फाइन लग सकता है। एब्सेंस, अगर आप नहीं आए तो आपकी सैलरी में से पैसा कट जाएगा। डैमेज वगैरह आपने कर दिया, कोई प्रोडक्ट वगैरह वो खराब कर दिया तो, और आपकी गलती थी उसमें तो भी। और अगर आप घर मतलब कंपनी ने ही आपको रूम वगैरह दिया है तो उसका भी आपकी सैलरी से ही कटेगा। अगर आपने लोन वगैरह कंपनी कंपनी से ले रखा है, एडवांस पैसा ले रखा है, वो भी कंपनी से ही कट जाएगा। इनकम टैक्स वगैरह, टीडीएस वगैरह, ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी सैलरी से कट जाएंगी। पीएफ, ईएसआई हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के वो हो गए, पैसा हो गया, सोसाइटी या फिर ट्रेड यूनियन वगैरह के सब्सक्रिप्शन वगैरह जो हो गए, और ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी सैलरी से कट जाती हैं ऑन दी डेट ऑफ दी सैलरी, ठीक है। जब सैलरी मिलेगी वो कट काट कर ही मिलता है आपको। टोटल डिडक्शन सीलिंग क्या होती है, तो टोटल डिडक्शन सीलिंग होती है 50% ऑफ द वेजेस इन वेज पीरियड। ओके, तो ये बात याद रखिएगा। जैसे कि मान लो कि आप कमाते हो 20,000 रुपए और उसमें से आपका सारी चीजें चल रही, फाइन हो सकता है हो या फिर ईएसआई हो, पीएफ वगैरह हो या फिर लोन वगैरह कुछ भी हो, तो फिर भी कंपनी 50% से ज्यादा नहीं कर सकती, ठीक है। 10,000 रुपये मैक्सिमम काट सकती है कंपनी और 10,000 आपको उन्हें देना ही पड़ेगा, ठीक है। फाइन की कंडीशंस क्या है, नोटिस डिस्प्ले जरूरी होगा, ठीक है, नोटिस देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मैक्सिमम 3% ऑफ वेजेस इन अ मंथ, अगर कोई फाइन वगैरह लगाया भी है तो 3% ऑफ वेज जो सैलरी है वो 3% से ज्यादा उसमें से नहीं कटेगा, ठीक है। फाइन इंस्टॉलमेंट्स में काट सकते हैं, 90 दिन तक डिडक्ट कर सकते हैं। और कोई चाइल्ड लेबर है, कोई छोटा बच्चा है 18 से कम का है, पहली बात तो 18 से कम के बच्चे काम नहीं कर सकता है, बट करता भी है 14, अगर नॉर्मल फैक्ट्री है, हजार्डस नहीं है तो चाइल्ड लेबर तो कर ही सकता है वैसे, बट थोड़ा बहुत काम जो भी होता है तो उससे कोई फाइन नहीं लिया जाएगा क्योंकि अभी वो बच्चा है इसलिए। ओके, अब पेमेंट ऑफ बोनस क्या है, तो एप्लीकेबिलिटी क्या है, एस्टेब्लिशमेंट विद 2 और मोर एम्प्लॉइज, ठीक है। बोनस उन कंपनीज में दिया जाता है जिसमें 20 या फिर उससे अधिक एम्प्लॉइज होते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, एम्प्लॉय ने नियर जो ईयर है उसमें 30 दिन काम किया हो, ठीक है, साल में 30 दिन काम किया हो मिनिमम, तब तो उसको बोनस मिलेगा। बेस सीलिंग क्या है, नोटिफाइड अमाउंट से कम वाले बेस वाले एलिजिबल, जैसे कि 21,000 है पिछले बोनस एक्ट के सिमिलर, ठीक है, तो उससे अगर कम के लोग हैं तो उनको बोनस मिल जाएगा। एग्जैक्ट फिगर फ्यूचर रूल से प्रिस्क्राइब होगा, जो भी रूल आता है गवर्नमेंट का वो में मिनिमम बोनस क्या हो सकता है, 8.33% ऑफ बोनस और 100 ऑफ जो भी मैक्सिमम होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम बोनस क्या है, 20% ऑफ वेजेस होगा। मान लो कि आपकी 20,000 सैलरी है तो बोनस आपका बढ़ जाएगा तो 8%, 8.33% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मैक्सिमम 20% तक बढ़ सकता है, ठीक है। और डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है, फ्रॉड कर दिया आपने, दंगे का भड़का दिए या आपने थेफ्ट वगैरह कर दी, इन सारी चीजों में अगर आप इन्वॉल्व थे तो आपका बोनस नहीं मिलने वाला है। ओके, याद रखिएगा ये बात। और चैप्टर 5 कहता है हमारा एडवाइजरी बोर्ड, सेक्शन 42 में, तो एडवाइजरी बोर्ड होगा और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी होगा, ठीक है। ट्रिपल स्ट्रक्चर होगा इसका, जिसमें कौन कौन होंगे, मेंबर्स होंगे, एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव होगा, एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेटिव होगा और इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे। ओके, 3 लोग होंगे, एम्प्लॉयर होगा, उसका रिप्रेजेंटेटिव कोई होगा, एम्प्लॉयज का रिप्रेजेंटेटिव एक जाएगा, एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा। कम से कम 1/3 मेंबर्स वुमेन होंगी, ठीक है। मान लो कि 30 लोग हैं तो 30 लोग में से 10 लोग तो 10 वुमेन, 10 लोग जो होंगे वो वुमेन होंगी। ओके,
इक्वल रेम्यूनरेशन सेक्शन 3 में दिया गया, जिसमें जेंडर के आधार पर बीजेस में डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट किया गया। ओके, मान लो कि लेडीज है तो उसको कम सैलरी दे रहा है, जेंट्स है तो ज्यादा दे रहा है, वो सारी चीजें प्रोहिबिट की गई हैं। सेम वर्क फॉर सेम नेचर के लिए क्या होगा, इक्वल वेजेस ही मिलेगा। रिक्रूटमेंट में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी प्रोहिबिट है, अगर लेडीज आ रही तो लेडीज, जेंट्स आ रहा है तो जेंट्स, ठीक है, वुमेन और मैन दोनों को ही सेम ही जो है इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है, हम और आप जानते भी हैं, अगर आप कभी ग्राउंड वर्क में देखा भी होगा आपने, तो ये चीजें वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि वुमन जो होती है, वुमेन्स को लीव भी चाहिए होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए पीरियड्स की लीव चाहिए होती है, और लोगों का ये मानना रहता है कि वुमन जो है थोड़ा स्लो काम करती है, बट ऐसा नहीं है। अ, आजकल हमारी वुमेन्स हर जगह हैं, बहुत स्पीड में काम करती हैं, बहुत बल्कि मैन से ज्यादा आगे हैं, तो ये बात आप नहीं बोल सकते। बट किसी की थिंकिंग को नहीं समझ सकते, ना ही किसी की थिंकिंग को बदल सकते हैं, तो ये चीजें आज भी चलती हैं, भले ही एक्ट में दे दी हैं बट फिर भी आज भी चलती है। और ड्यूज क्लेम्स इंस्पेक्टर एंड पेनल्टीज सेक्शन 46(3) से 56 तक। तो क्लेम्स कम बेस वाले बोनस इक्वल रिम्यूनरेशन के लिए एप्लीकेशन विद इन 3 इयर्स होगा। और सेक्शन 54 में पेनल्टीज दी गई हैं। तो ऑफेंसेस क्या है, अगर पे लेस देन ड्यू फर्स्ट ऑफेंस, ठीक है, अगर जितना देना है उससे कम दिया है तो फाइन अप टू 50,000। सेम ऑफेंस दिया गया विद इन 5 ईयर्स, 5 ईयर में सेम ऑफेंस किया है तो imprisonment up to 3 months and fine up to 1 lakh rupees। कॉन्ट्रावेंशन एनी अदर प्रोविजन तो 20,000 तक का इक्वल पेनल्टी पड़ेगी, और रिपीट करने पर 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट और फाइन 40,000 तक का। ओके, अपॉर्चुनिटी टू कंप्लाई है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर प्रोसिक्यूशन से पहले एम्प्लॉयर को कंप्लायंस का मौका देगा। मतलब कि ये सीन ये है कि इंस्पेक्टर जो है वो एम्प्लॉयर जो है उसको मौका देगा कि आप अपनी सफाई दो कि आपने ऐसा क्यों किया। ओके, कीवर्ड्स क्या है, फ्लोर वेजेस, मिनिमम वेजेस, ये सारी चीजें कीवर्ड्स याद रखना, आपको एग्जाम में कंफ्यूजन करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ते तो है नहीं लॉ में ये एक्ट वगैरह, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। एक केस लॉ है इसका, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो मिनिमम वेजेस से कम देना फोर्स लेबर आर्टिकल 23 के बराबर है। ओके, याद रखिएगा, ये केस इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़िएगा। ओके, और ये हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बच्चों के लिए, जो कि चाहे वो जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के हों या मैनेजर लॉ के हों, दोनों के लिए प्रिपरेशन बंडल है, लॉ प्रिपरेशन बंडल, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, सारे सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट नोट्स मिलेंगे, और सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलेंगे, और 20 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिनमें हमने मोस्टली फोकस जो है एयरपोर्ट के एक्ट्स जो हैं जो हमारे आए हैं, और वायुयान अधिनियम है, और ये लेबर लॉज हैं, बाकी के एक्ट हैं, सबको एक अच्छे से मिक्स करके मॉक टेस्ट बनाए हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। उन मॉक्स में आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, 100 इंपॉर्टेंट केस लॉज भी मिल जाएंगे जो आपके एक्ट में पढ़ जाए मिल जाएंगे, ठीक है। ये जस्ट 499 का आपको पड़ेगा। और मैनेजर, अगर मैनेजर के बच्चे हैं, मैनेजर लॉ वाले, तो उनके लिए भी बिल्कुल प्रिपरेशन बंडल है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। इसमें 20 सब्जेक्ट्स होंगे, इसमें 15 है, क्योंकि इसमें 15 ही पूछे गए हैं। ओके, 10 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और 100 इंपॉर्टेंट केस लॉज मिल जाएंगे। ओके, तो आपको ये कैसे मिलेंगे, अगर आप लेना चाहते हो, अभी तो बहुत टाइम है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो इससे। ये आपको नंबर दिया गया है व्हाट्सएप, इस पर कर दीजिए, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, और पेमेंट के बाद में आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट एक्ट है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। ओके, तो डेफिनेशन क्या है, ट्रेड यूनियन स्टैंडिंग ऑर्डर्स और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, जैसे कि स्ट्राइक, लॉकआउट्स, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, क्लोजर से रिलेटेड प्रोविजंस क्या है यहाँ पर कंसोलिडेट किया गया है। इसमें कौन कौन से एक्ट मर्ज किए गए, ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, और फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। इसमें डेफिनेशन देखते हैं। तो पहले डेफिनेशन है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री क्या होती है, सिस्टमैटिक एक्टिविटी बाय कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय फॉर प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सर्विसेज। जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, जहाँ पर क्या बनते हैं, मान लो कि फोन बनते हैं, फोन मैन्युफैक्चर होते हैं, असेंबल होते हैं, तो वो इंडस्ट्री हो गई। तो
उसमें एम्प्लॉयर भी काम कर रहा है, एम्प्लॉयज भी हैं, सारी चीजें हैं, तो वो क्या इंडस्ट्री कहलाई जाएगी। वर्कर क्या होते हैं, बेसिस पर काम करने वाले जो लोग होते हैं वो सारे वर्कर्स कहलाते हैं, जिनकी 18,000 प्लस सैलरी है वो एक्सक्लूडेड हैं। ओके। और जैसे कि मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सुपरवाइजरी, ये सब वर्कर नहीं होंगे, बल्कि वर्कर वो होंगे जो छोटे सैलरी के लोग होते हैं, मान लो कि असेंबलर हो गए या फिर जो छोटे छोटे काम करते हैं वो लोग वर्कर कहलाते हैं। और स्ट्राइक क्या है, वर्कर्स का कलेक्टिव रिफ्यूजल टू वर्क। क्या करते हैं, जैसे कि आपने स्ट्राइक देखी हो कि कोई काम हो गया, कोई अगेंस्ट दी रूल कोई काम कर दिया फैक्ट्री ने, तो जो वर्कर्स होते हैं वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और स्ट्राइक कर देते हैं कि हम वर्क नहीं करेंगे जब तक आप हमारी बात नहीं सुनेंगे। लॉकआउट क्या होता है, वो एम्प्लॉयर द्वारा वर्क प्लेस को बंद करना होता है। ठीक है, जो एम्प्लॉयर होता है, जो काम कराता है, वो ही वर्क प्लेस को बंद कर देता है और कहता है कि अब काम ही नहीं हुआ यहाँ पर, तो वो लॉकआउट हो जाता है। और ले ऑफ क्या होता है, अगर कोई वर्कर है जिसको हटाया जा रहा है, उसमें ले ऑफ कहते हैं, छटनी इसे बोलते हैं, आपने छटनी भी सुना होगा। इसमें ले जो रिट्रेंचमेंट होता है वो छटनी होता है, ले ऑफ होते हैं, एम्प्लॉयर टेम्पररी इनएबिलिटी से वर्कर को काम नहीं दे पाता, जैसे कि काम नहीं चल रहा है या फिर शॉर्टेज हो गई या फिर उसके पास काम ही नहीं है इतना, मान लो 100 वर्कर्स हैं, उसको नीड 80 वर्कर की है, तो वो हटा देता है, कुछ वर्कर्स को निकाल देता है। ऐसे इसमें रिट्रेंचमेंट क्या होगा, एम्प्लॉयर द्वारा सरप्लस वर्कर्स की सर्विस टर्मिनेशन होती है। ठीक है, इसमें ये चीज होती है कि एक्स्ट्रा जो वर्कर आ गए हैं उनको निकाल दिया जाता है, रिट्रेंचमेंट किया जाता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, अभी एआई आ गई, तो एआई आ गई तो अधिकतर काम एआई ने ले लिया। तो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया, मेटा हो गया, इन सब ने क्या किया है, वर्कर्स को रिट्रेंचमेंट किया है, हटा दिया है। क्यों हटा दिया, क्योंकि सरप्लस हो गए वर्कर और काम अधिकतर अब एआई संभाल ले रही है, तो इसीलिए हटा दिया है। क्लोजर जो है वो फैक्ट्री बंद ही हो जाती है, तो फिर उसमें क्लोजर बोला जाता है। ओके। ट्रेड यूनियंस क्या होते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है, सेक्शन 5 से 28 में ट्रेड यूनियंस दी गई है। ठीक है, चैप्टर 3 है। इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए ही चाहिए, बाकी मैक्सिमम हो सकते हैं जितने भी होंगे। कंटिन्यूइंग मेंबरशिप रिक्वायरमेंट मिनिमम 10% या फिर 100 वर्कमैन होनी चाहिए, जो भी कम हो। मिनिमम 7 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम आपके 100 वर्कर्स हो सकते हैं। ओके। और नेगोशिएटिंग यूनियन काउंसिल इंपॉर्टेंट नया कॉन्सेप्ट आया इसमें, जिसमें यूनियन के पास 51% या उससे ज्यादा वर्कर्स का सपोर्ट है, बाई सेल नेगोशिएटिंग यूनियन बनेगा। जैसे कि एक कंपनी है या फिर ट्रेड है, इंडस्ट्री है, जहां पर 3 जो है यूनियन बन गई है। ठीक है, ट्रेड यूनियन बन गई। अब जिस भी यूनियन के पास में 51% या उससे ज्यादा वर्कर्स का सपोर्ट है, वो ही नेगोशिएट करेगा किसी भी मैटर में, बाकी दो नहीं करेंगे। ओके। और अगर कोई 51% से ज्यादा नहीं पा सकती है, तो फिर क्या 20% मेंबरशिप वाले जो है यूनियंस, वो प्रोपोर्शनलिटी रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब वो मिलकर काम करेंगे। एक तरीके से ये तो गवर्नमेंट वाला सीन हो गया कि एक अगर नहीं ला पाता है कोई मेजोरिटी वोट, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, कोऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, गठबंधन बोलते हैं इसे। ट्रेड यूनियंस को रिकॉग्निशन के लिए 10% वर्कर्स का मेंबरशिप जरूरी होता है। ओके, तभी ट्रेड यूनियंस का है रिकॉग्निशन किया जाता है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, एप्लीकेबल एस्टेब्लिशमेंट्स, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट विद 300 और मोर वर्कर्स। पुराने एक्ट में 100 था, लेकिन इसको अब 300 और मोर वर्कर्स किया गया है। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, जो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होंगी जब तक एम्प्लॉयर अपना सर्टिफाइड ना करा ले तब तक। और सर्टिफिकेशन के लिए 60 डेज होना चाहिए। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नोटिस ऑफ चेंज क्या है, अगर नोटिस ऑफ चेंज एम्प्लॉयर को कंडीशंस ऑफ सर्विस चेंज करनी होगी, तो उससे 21 दिन पहले नोटिस देना होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इसमें आप पढ़कर सर बता रहे हो, आप कुछ समझा नहीं रहे हो। भाई समझाने को है ही नहीं इसमें कुछ, आपको यही चीजें पढ़नी है। मैं ज्यादा रामायण कथा नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि एक तो ये एक्ट किसी का भी नहीं पढ़ा हुआ है ज्यादा, मैंने भी ज्यादा नहीं पढ़ा है, तो मैं ज्यादा इसमें एग्जांपल्स नहीं दे सकता। जो दे पा रहा हूँ, जो दे सकता हूँ, वो मैं दे भी रहा हूँ। ओके, बस आपको ये नोट्स पे ही फोकस करना पड़ेगा, इसी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपके पास बेरेक्ट है तो अच्छी बात है, बेरेक्ट भी देखते रहिएगा। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स आपने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट्स हैं
स्ट्राइक, लॉकआउट, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर, ये सारी चीजें। प्रायर नोटिस मैंडेटरी होता है फॉर ऑल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए, ठीक है। जब भी आप स्ट्राइक या फिर लेआउट लॉकआउट करते हैं तो आपको नोटिस देना होगा। और इसमें नोटिस पीरियड कितना, मिनिमम 14 डेज और मैक्सिमम 60 डेज वैलिडिटी होती है। ओके, 14 दिन पहले तो आपको नोटिस देना ही होगा। स्ट्राइक आउट और लॉकआउट प्रोहिबिटेड है कब, कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स के दौरान 7 दिन बाद तक स्ट्राइक आउट और लॉकआउट प्रोहिबिटेड रहेंगे। या फिर ट्रिब्यूनल या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के प्रोसीडिंग्स के दौरान भी 60 दिन तक बंद रहेंगे। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है तो भी, और सेटलमेंट अवार्ड है, इन सारे में स्ट्राइक आउट और लॉकआउट जो है बंद रहेंगे। ओके, ये डेज याद रखना इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, और ले ऑफ रिट्रेंचमेंट वाली बात है तो प्रायर परमिशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जरूरी रहती है लेआउट या फिर रिट्रेंचमेंट के लिए। और इसमें 300 या फिर मोर वर्कर होने चाहिए। पुराने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में क्या था, वो 100 था, 300 कर दिया है। और सिर्फ नोटिस देना है, परमिशन नहीं चाहिए। ओके, सिर्फ गवर्नमेंट को नोटिस देना होता है। जब भी रिट्रेंचमेंट या फिर लेआउट करती है कंपनी तो कोई परमिशन वगैरह की जरूरत नहीं है। लेआउट का कंपनसेशन क्या है कि 50% ऑफ बेसिक वेजेस प्लस डियरनेस अलाउंस देना पड़ेगा। रिट्रेंचमेंट में क्या है, कंपनसेशन 15 डेज एवरेज डे पर कंप्लीटेड ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। ओके, रिट्रेंचमेंट का नोटिस आपको 1 मंथ नोटिस या फिर वेजेस इन ल्यू ऑफ नोटिस देना पड़ेगा। ओके, रीस्किलिंग फंड क्या है, रिट्रेंच्ड वर्कर को एम्प्लॉयर 15 दिन का बेसिस रीस्किलिंग फंड में कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, ताकि वो दोबारा से कुछ चीजें सीख सके और फिर नया काम ढूंढ सके। बाय पार्टीड फोरम्स, तो इसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी होती है। जब भी कोई इशू वगैरह उठता है तो यहाँ पर कंप्लेंट डाल दी जाती है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट विद 20 और मोर वर्कर्स में मैंडेटरी होता है और मैक्सिमम 10 मेंबर्स होते हैं। इक्वल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन होता है, वुमेन्स भी होती हैं। जैसे कि कोई किसी कंपनी में 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, ठीक है, 20 से ऊपर के ही कंपनीज में ये बनता है सिस्टम। 50 लोग हैं तो उसमें कम से कम वो 20 या 10 लोगों को मेंबर बना देंगे जिसमें वुमेन्स भी होंगी। और जब भी दिक्कत होती है वर्कर्स को या फिर एम्प्लॉयज को तो वो वहां पर जा सकते हैं और वहां पर कंप्लेंट कर सकते हैं। बर्स कमेटी क्या होती है, एस्टेब्लिशमेंट विद 100 और मोर वर्कर्स में मैंडेटरी होती है, ठीक है, तो वहां पर बर्स कमेटी भी बनती है। ट्रिब्यूनल है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, तो 2 मेंबर ट्रिब्यूनल में होते हैं, 1 जुडिशियल मेंबर और 1 एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होते हैं। और ये पुराने सिंगल मेंबर सिस्टम से बदला है तो इसको अब नहीं याद रखना है। और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है। ओके, और इसमें कीवर्ड्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट केसेस ये हैं, बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा, इंडस्ट्री की वाइड ट्रिपल टेस्ट डेफिनेशन दी गई थी इसमें। और वर्कमैन ऑफ टिकामुची टी स्टेट वर्सेस मैनेजमेंट, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का स्कोप यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ओके, तो ये हमारा एक एक्ट हो गया, 2 एक्ट हो गए। तीसरा एक्ट है हमारा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है सारे बच्चों के लिए। तो ये सबसे बड़ा कोड भी है, इसमें ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेचुटी, मैटरनिटी बेनिफिट, एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन और अनऑर्गेनाइज्ड गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस को कवर करता है। इसमें एक्ट्स क्या क्या मर्ज किए गए ये देख लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। और जैसे कि एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट, इंश्योरेंस, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट हो गया, पीएफ एक्ट हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, पेमेंट ग्रेचुटी, ये हमारे लॉ में तो सारे ही हमको पढ़ने पड़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट थे, बट अब इन सबको मिलाकर एक ही कर दिया है। ईपीएफ क्या होता है, तो एस्टेब्लिशमेंट विद 20 और मोर एम्प्लॉयज का होता है ईपीएफ, ठीक है। अगर किसी फैक्ट्री में कंपनी में 20 से अधिक लोग काम करते हैं तो उसका ईपीएफ बनाना जरूरी है। कंट्रीब्यूशन का होता है, एम्प्लॉयर जो होता है वो 12% देता है और एम्प्लॉय भी 12% देता है, ठीक है, बेसिक प्लस डीए अलाउंस पर, ड्रेयरनेस अलाउंस पर 12% देता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ईपीएफ को एडमिनिस्टर करता है। अब 12-12 24% हो गया, उसी हिसाब से ईपीएफ में जाता है। और एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस क्या है, तो 10 या फिर उससे अधिक जो एम्प्लॉय होते हैं उनका इंश्योरेंस कराना जरूरी होता है, फैक्ट्री हो या ना हो उसमें भी। ओके, हजार्डस एस्टेब्लिशमेंट में एक एम्प्लॉय से भी एप्लीकेबल हो सकता है, जैसे कि फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री है, माइन की फैक्ट्री है
या फिर पटाखों की फैक्ट्री है, फायरवर्क्स की, फायर क्रैकर्स की, या फिर वही, या फिर कोई और हजार्डस फैक्ट्री है, वहां पर एक एम्प्लॉय भी अगर काम कर रहा है तो उसका इंश्योरेंस कराना जरूरी रहता है। ओके। ईएसआई कॉर्पोरेशन मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट और डिपेंडेंट बेनिफिट ये सब देता है। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। चैप्टर 5 में ग्रेचुटी। तो ग्रेचुटी क्या होती है? जब कोई व्यक्ति 5 साल कंटिन्यूस सर्विस के बाद ग्रेचुटी मिलती है। ठीक है, कोई व्यक्ति 5 साल कंटिन्यूस सर्विस करता है, काम कर सकता है, तो उसे ग्रेचुटी मिलती है। एक्सेप्शन क्या है? डेथ या डिसेबलमेंट केस में 5 साल की कंडीशन नहीं लग सकती, उससे पहले ग्रेचुटी मिल सकती है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयज के लिए प्रोपोर्शनेट ग्रेचुटी मिलेगी, चाहे 5 साल पूरे हो या ना हो। जैसे कॉन्ट्रैक्ट पर जो काम करते हैं वर्कर्स, वो रेट क्या होता है? 15 डेज बेसिस पर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, और जो 15 दिन की बेसिस होती है, एक साल में कंप्लीट करता है काम तो 15 दिन की बेसिस मिलती है। और मैक्सिमम सीलिंग 20 लाख होती है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है कि ठंडों में ही काम होता है किसी फैक्ट्री में या गर्मियों में ही होता है, तो उसमें 7 डेज की सैलरी मिलती है। अब मान लो कि 5 साल आपने काम किया और पूरी ईयर काम हो रहा है, तो 15 15 बन 75 दिनों का 75 डेज का आपको सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी। ठीक है, ग्रेचुटी में। और मैक्सिमम सीलिंग इसके 20 लैक्स है। मैटरनिटी बेनिफिट आपको पता है, मैटरनिटी बेनिफिट क्या होता है? पेड मैटरनिटी लीव होती है 26 वीक्स की, मैक्सिमम 8 वीक्स बिफोर डिलीवरी और फॉर फर्स्ट 2 चिल्ड्रन होती है। ओके, थर्ड चाइल्ड से 12 वीक्स हो जाती है। अडॉप्टिंग मदर जो होती है, चाइल्ड अंडर 3 मंथ्स, तो 12 वीक्स होती है। ओके। क्रैच फैसिलिटी क्या होती है? एस्टेब्लिशमेंट विद 50 और मोर एम्प्लॉयज मैंडेटरी होते हैं। वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन होता है एम्प्लॉयर की डिस्क्रिप्शन पर। ओके, कराना चाहता करा सकता है, वरना नहीं। तो आपने अभी ये मुद्दा सुना भी होगा कि मैटरनिटी बेनिफिट के ऊपर कई बहुत सारा मुद्दा उठा था। तो वही है कि 26 वीक्स का जो है मैटरनिटी बेनिफिट लीव दिया जाएगा। ओके, तो ये अच्छे से याद रखिएगा। ये नोट्स का मैंने आपको बता ही दिया है। ये सारे नोट्स आपको 8650072891 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, पूरे पूरे एग्जाम के ही मिल जाएंगे। ठीक है। एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन क्या है? एम्प्लॉयमेंट की इंजुरी, ऑक्यूपेशनल डिजीज की वजह से डेथ, डिसेबलमेंट या फिर कॉम्पनसेशन, इन सारी चीजों पर मिलता है। ठीक है। एम्प्लॉयर लायबल होगा चाहे नेग्लिजेंस प्रूव हो ना हो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है केस ओलियम गैस लीक का केस, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो था, वो यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, नो फॉल्ट लायबिलिटी वाला केस। ओके। चैप्टर 9 में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ये इंपॉर्टेंट है, नया कॉन्सेप्ट है। आपने देखा होगा कि ब्लिंकिट है, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, यहाँ पर गिग वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है। तो ये कैसे काम कर सकते हैं? या फिर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं, जैसे कि जो लोग मजदूरी करते हैं, बिल्डिंग वगैरह में काम करते हैं, वो वर्कर्स भी किसी ठेकेदार या फिर फर्म के अंदर काम करते हैं। उनको भी काम करना होता है, तो उनके लिए भी रूल्स लाए गए हैं। जैसे कि गिग वर्कर हो गए, जैसे कि ओला, उबर, जोमेटो ड्राइवर, ये सारे प्लेटफॉर्म वर्कर, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले वर्कर, जैसे कि फ्रीलांसर हो गए, या फिर फाइवर से काम करने वाले वर्कर हो गए, वो सारे लोग। एग्रीगेटर, डिजिटल इंटरमीडिएटरी मार्केट प्लेस, जैसे कि राइड हो गए, राइड शेयरिंग, फूड डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, ई मार्केट प्लेस, इन सबको भी यहीं में डाला गया। ठीक है। एग्रीगेटर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1 से 2% ऑफ एनुअल टर्नओवर। अब मान लो कि ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट का 100 करोड़ हो गया एक साल का एनुअल टर्नओवर, तो उसे 1% या फिर 2% डालना पड़ेगा उसमें। किस में डालना पड़ेगा? एम्प्लॉइज कंपनसेशन फंड में। ठीक है। और लेकिन टोटल कंट्रीब्यूशन अमाउंट पेड टू प्लेटफॉर्म वर्कर्स 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। और ये किस चीज में पड़ता है? ये पड़ता है सोशल सिक्योरिटी में, ईएसआई स्कीम्स में, और कंपनसेशन, इन सारे चीजों में पड़ता है इन लोगों का। ठीक है। और नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड इसमें स्कीम्स को रिकमेंड करेगा। ठीक है, अभी करा नहीं है, शायद करेगा, एक बार एक चेक कर लेना। बाकी चैप्टर 8 में सोशल सिक्योरिटी एंड सेस फॉर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो मैंने आपको बताया भी था अभी, क्यों तो सेस रेट में 1 से 2% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। और बीओसीडब्ल्यू सेस फंड से कंस्ट्रक्शन वर्कर, बीओसीडब्ल्यू का मतलब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। ओके, तो वेलफेयर स्कीम चलाते हैं। ठीक है, बट चलाते नहीं ये लोग, ये तो
फर्जी में लिख दिया है, बट असल में मैंने ये चीज देखी है कि जो वर्कर्स होते हैं उन बेचारों के लिए कुछ भी नहीं होता है। उनका चाहे डिलीवरी हो, चाहे वुमन की डिलीवरी हो, पीरियड्स हो, या एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, उनकी सैलरी कट जाती है अगर वो काम नहीं करेंगे। तो वहां पर बहुत बुरा हाल है। उसके लिए गवर्नमेंट को काम और करना पड़ेगा, अभी तो नहीं किया है, करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन एंड करियर सेंटर्स, वैकेंसी नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस करियर सेंटर्स को देना मैंडेटरी है। जो भी वैकेंसी निकलती है वो यहाँ पर देनी पड़ती है, ठीक है, उसकी नॉलेज। और ये केस है एक रीजनल डायरेक्टर ईएसआई कॉर्पोरेशन वर्सेस रामानुजा मैच फैक्ट्री इंडस्ट्रीज। तो सीजनल फैक्ट्री भी फैक्ट्री डेफिनेशन में आती है ईएसआई पर्पसेस के लिए। ओके, तो आई होप सबको ये बातें समझ में आई होंगी। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फोर्थ लॉ, जो कि हमारा है कोड फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। ये तो डेफिनेशन वगैरह इसको आप पढ़ लेना। ये मर्ज किए गए 13 एक्ट है, जो फैक्ट्रीज एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट, माइंस एक्ट, जर्नलिस्ट पेपर, ये सारे एक्ट से पढ़ लेना अच्छे से। और ये आया भाई 21 नवंबर को ही आया है एक्ट, ठीक है, कोर्स में। ये आगे कहाँ पर लागू कहाँ पर होता है, तो सभी इस्टेब्लिशमेंट्स होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स और शिप ऑफ वार पर लागू नहीं होता। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वहां पर ये लागू नहीं होता, बाकी सब जगह होता है। एक्सेप्शन क्या है, अगर गवर्नमेंट ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉयड है थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, तो फिर ये लागू हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर अडोलसेंट का मतलब चाइल्ड एंड अडोलसेंट वाली डेफिनेशन को ही फॉलो करेगा। ठीक है, एडल्ट की तो आपको डेफिनेशन पता है, फैक्ट्री की 20 या उससे ज्यादा वर्कर, 40 या उससे ज्यादा वर्कर्स के लिए, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। एस्टेब्लिशमेंट क्या है, 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स वाला कोई भी प्लेस जहाँ ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री ऑक्यूपेशन हो। वर्कर में क्या आता है, मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, क्लरिकल, सुपरवाइजरी वर्क करने वाले लोग, और मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी वाले, और 18,000 से अधिक सैलरी पाने वाले जो लोग होते हैं सुपरवाइजरी लोग, वो एक्सक्लूडेड हैं। ठीक है, वो वर्कर्स में नहीं आएंगे, वो अलग आते हैं, एम्प्लॉयज में आएंगे, बट वर्कर में नहीं आएंगे। वर्कर और एम्प्लॉय में फर्क देखिएगा, वर्कर से वाइडर फर्क टर्म है, मैनेजरियल भी इंक्लूड है, आर्म फोर्सेस एक्सक्लूडेड है। तो इसमें भी थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रखिएगा, वर्कर में क्या क्या है वो आप देख लीजिएगा। साफ बात ये रखिए कि 18,000 से कम पाने वाले वर्कर होते हैं, 18,000 से ज्यादा पाने वाले वर्कर नहीं होते हैं। वो चाहे एम्प्लॉय में आएंगे, चाहे किसी और चीज में आएंगे। ओके, कॉन्ट्रैक्ट लेबर आपको पता होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती है। हजार्डस प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, हजार्डस जो कि जिससे हेल्थ इम्पेयरमेंट या एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है, वो हजार्डस प्रोसेस होती है। ठीक है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रिक्रूटेड आया वर्कर जो होता है, वेज सीलिंग रेट 18,000 होती है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि सैनिटेशन, वॉच बोर्ड, सिक्योरिटी, कैंटीन, कैटरिंग, लोडिंग अनलोडिंग, ये सारी चीजें क्या होती हैं, किस में आती हैं, ये क्या में आती हैं, एक्सेप्शंस में आती हैं। ठीक है, कोर एक्टिविटी इन्हें बोला जाता है। रजिस्ट्रेशन क्या है, न्यू स्टैब्लिशमेंट को अप्लीकेबिलिटी के 60 दिन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन करनी है। रजिस्टरिंग ऑफिस सर्टिफिकेट इशू करेगा, ये सारी चीजें। चेंज इन ऑनरशिप पर्टिकुलर्स तो 30 डेज में, ये हमारे इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, अपील वगैरह का याद रखना, 30 डेज के अंदर अपील करनी होती है। ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर याद रखना, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर क्या है, वर्क प्लेस हजार्ड फ्री रखना है, वहां पर डेंजर नहीं होना चाहिए। ओएसएच स्टैंडर्ड कंप्लाई करना है भाई, हेल्थ सेफ्टी और ऑक्यूपेशन की। और फ्री एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन देना है। अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा 3 महीने के अंदर। और सेफ्टी हेल्थ इंश्योरेंस मेजर्स का भी कोई चार्ज एम्प्लॉय से नहीं लेना है। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉय क्या है, अपनी और दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रखना है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं कि एम्प्लॉय तो देता है उन्हें सेफ्टी के लिए हेलमेट वगैरह, जैकेट वगैरह, मगर वो क्या करते हैं, वो लेते नहीं है, या फिर लेते हैं तो यूज नहीं करते हैं। तो इसमें एम्प्लॉय की गलती होती है, एम्प्लॉयर की नहीं होती है। अनसेफ सिचुएशन तुरंत रिपोर्ट करनी होती है। सेफ्टी इक्विपमेंट का मिसयूज नहीं करना है। ठीक है, राइट्स ऑफ एम्प्लॉय क्या होते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन पाने का राइट है। इमिनेंट डेंजर्स की सिचुएशन में एम्प्लॉयर इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करने का राइट है। ठीक है,
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के लिए नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा। सेक्शन 16 में चेयरपर्सन होंगे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, ठीक है। स्टेट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड एडवाइजरी बोर्ड सेक्शन 17 में, ये भी 18 में, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर होता क्या है, फैक्ट्री में जनरल 500 या फिर उससे अधिक लोगों के लिए ये बनाए जाते हैं। अगर हैजार्डस है तो 250 या फिर उससे अधिक लोगों के लिए बोर्ड ये बनाया जाएगा। बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए 250 या फिर उससे अधिक, माइंस में 100 या उससे अधिक लोग हैं तो फिर ये बोर्ड बनाया जाएगा। सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, सेम थ्रेशोल्ड जैसे ऊपर दिए गए सेम वहीं पर सेफ्टी ऑफिसर भी अपॉइंट होंगे। ओके, हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस क्या है, तो क्लीनलीनेस, वेंटिलेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें, डस्ट, फ्यूम्स, फिर एनवायरनमेंट, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, ओवर क्राउडिंग प्रिवेंशन, एडुकेट लाइटिंग, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। आप वर्कर्स को देनी पड़ती है एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है। सेपरेट लेटरिन, यूरिनल जो चीजें होती है बाथरूम वगैरह, वो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर के लिए अलग से देनी पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब एक ही में जा रहा है, ऐसा नहीं करना है, अलग अलग देना है। और वेलफेयर प्रोविजन क्या है, कैंटीन होनी चाहिए 100 और मोर लोगों के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैंने देखा भी है ये चीज। एक कैंटीन वगैरह तो 100 और मोर जो लोग हैं वहां पर कैंटीन होनी चाहिए। चिल्ड्रन अंडर 6 एज क्रैच कहते हैं इसको, तो 50 और मोर पर्सन है तो वहां पर ये होना चाहिए। ये एक रूम होता है जहाँ पर केयर वगैरह के लिए चिल्ड्रन जो 6 साल से कम होते हैं उनकी केयर के लिए माताओं को जगह दी जाती है। एम्बुलेंस रूम होता है 500 या फिर उससे अधिक वर्कर्स के लिए। अगर वहां पर ऐसी कोई फैक्ट्री यहाँ पर 500 या अधिक लोग हैं तो वहां पर एम्बुलेंस रूम होगा। 250 या उससे अधिक लोग हैं तो फिर वेलफेयर ऑफिसर होगा फैक्ट्री, माइन, प्लांटेशन वगैरह में। शेल्टर रूम, रेस्ट रूम और लंच रूम हो गई। फैक्ट्री या माइन में 50 या फिर उससे अधिक वर्कर हैं वहां पर। वॉशिंग, बाथिंग, लॉकर फैसिलिटी ये सभी में होंगे, कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। और आवर्स ऑफ वर्क एंड लीव, ठीक है। मिनिमम वर्किंग आवर क्या है, तो सेक्शन 25 में 8 आवर्स पर डे दिया गया है। वीकली हॉलीडे, वर्कर एक वीक में 6 दिन से ज्यादा काम नहीं कर सकता, ठीक है, एक दिन छुट्टी रहती है। ओवर टाइम बेसिस नॉर्मल रेट का डबल मैंने बता दिया आपको। और डबल एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिशन, एक वर्कर 12 घंटे के अंदर दूसरी सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट में काम नहीं कर सकता, ठीक है, 12 घंटे से ज्यादा मतलब काम नहीं करेगा। एनुअल लीव विद वेजेस, तो वर्कर ने ईयर में 180 दिन या उससे ज्यादा काम किया हो तो एलिजिबल है। रेट इक्वल टू 1 डे, एक दिन लीव पर 20 दिन वर्क, ठीक है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कैरी फॉरवर्ड लीव लिमिट क्या है, मैक्सिमम 30 डेज, अगर लीव रिफ्यूज हुई तो बिना लिमिट कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके, वर्किंग जर्नलिस्ट 144 आवर इन 4 वीक्स, तो ये सारी चीजें हैं, याद रखिएगा इनको। ओके, रजिस्टर रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स, तो एम्प्लॉयर को रजिस्टर मेंटेन करना है कि कब वर्कर आया, कब नहीं आया, कब उसने रेस्ट लिया, कब उसको वेजेस दी, कब उसने लीव ली, ये सारी चीजें जो है एक रजिस्टर में मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। वेजेस की स्लिप वगैरह भी इशू होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल। और रिटर्न्स फाइल करना, ये सारी चीजें इंस्पेक्टर वगैरह को दी जाती हैं। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर क्या होता है, नया नया डेजिग्नेशन बनाया गया है इंस्पेक्टर, अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बोला जाएगा। और इसमें वेब बेस्ड रैंडमाइज्ड इंस्पेक्शन स्कीम है ट्रांसपेरेंसी के लिए, वो कभी भी फैक्ट्री में आकर देख सकता है सारी चीजें, ठीक है, कि सही से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, वर्कर्स से ज्यादा काम तो नहीं कराया जा रहा है, उसको वेजेस ठीक से मिल रही नहीं मिल रही, ये सारी चीजें, उसकी पावर्स देख लेना कि एंट्री, इंस्पेक्शन, सीजर, सैंपल लेना, फोटो वीडियो लेना, ये सारी चीजें देख सकता है। थर्ड ऑडिट क्या है, एम्पैनल्ड एक्सपर्ट्स रैंडमाइज्ड मैनर में असाइन होते हैं और स्टार्टअप एस्टेब्लिशमेंट के लिए, ठीक है। स्पेशल पावर सीरियस हजार्डस केस में प्रोहिबिशन ऑर्डर, ऑर्डर 3 दिन तक इफेक्टिव रहेगा और अपील इसकी हाई कोर्ट तक हो जा सकती है, ठीक है। और स्पेशल प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, तो वुमेन सभी स्टैब्लिशमेंट में सभी टाइप के वर्क कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट 6 AM से पहले और 7 AM के बाद कोई भी वुमेन वर्क नहीं करेगी, सिर्फ उनकी कंसेंट से और सेफ्टी कंडीशंस के साथ अलाउड है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है आपके वुमेन्स के लिए, और ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ट्रिकी क्वेश्चन।
डेंजरस ऑपरेशंस में एम्प्लॉयमेंट से पहले एडुकेट सेफगार्ड जरूरी है, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस कॉन्ट्रैक्ट लेबर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हैं, तो 50 और मोर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है तो क्या है, ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इंटरमिटेंट कैजुअल वर्क एग्जाम्प्ट है, 120 प्लस दिन ईयर काम किया हो तो इंटरमिटेंट नहीं माना जाएगा। और कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस लेना जरूरी है, वर्क स्पेसिफिक लाइसेंस भी मिल सकता है अगर फुल क्वालिफिकेशन ना हो। लाइसेंस की वैलिडिटी 5 ईयर्स होती है। कोर एक्टिविटी में कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है, याद रखिए ये सारी चीजें। इंटर स्टेट माइग्रेंट्स होते हैं तो उनके लिए एस्टेब्लिशमेंट विद 10 और मोर है तो फिर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हो जाएगा ये लागू। जनरल अलाउंस टू एंड फ्रॉम फेयर एम्प्लॉयर देगा, ठीक है, आने जाने का उनका किराया कौन देगा, एम्प्लॉयर देगा। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेनिफिट है तो फिर और फायदा है उनके लिए। टोल फ्री हेल्पलाइन फैसिलिटी भी दी जाएगी। ऑडियो और विजुअल वर्कर्स के लिए तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारा। माइंस वगैरह में 18 साल से कम का पर्सन माइन में काम नहीं कर सकता, ठीक है, याद रखिएगा। और अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए 16 साल प्लस सुपरविजन में अलाउड होगा। ओके, कोई अप्रेंटिस वगैरह कर रहा है माइन वगैरह के काम में तो 16 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति कुछ सुपरविजन में ही ट्रेनिंग लेगा, ऐसे नहीं लेगा अकेले, ठीक है। फैक्ट्रीज में साइट प्लान अप्रूवल कराना पड़ेगा, लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें हमारे मतलब की इतनी है नहीं, ठीक है। तो यही ऑफेंसेस पेनल्टी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। ओके, तो ये सोशल सिक्योरिटी फंड है जो मैंने पहले ही बता दिया है, तो मिसलिनियस है, ये भी छोड़ दो। बस ये याद रखना कि कोई भी ट्रिब्यूनल होती है उसमें सिविल कोड की ही जुरिडिक्शन मान्य होती है, ठीक है। क्रिमिनल कोड की ऐसे नहीं होती है, क्रिमिनल कोई मैटर है तब होती है, वैसे सिविल कोड की ही मान्य होती है। शेड्यूल से याद रखना, लिस्ट ऑफ हजार्डस प्रोसेस है। फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट ऑफ हजार्डस प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं जैसे आयरन, स्टील, फर्टिलाइजर, सीमेंट, पेट्रोलियम, एवेस्टस, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह की, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में क्या है, ओएसएच स्टैंडर्ड्स की मैटर है, फेंसिंग मशीनरी, होस्ट हो गया, लिफ्ट हो गया, प्रेशर प्लांट हो गया, ये सारी चीजें। थर्ड में लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीज जैसे लीड पॉइजनिंग, सिलोसिस, एवेस्टस, बाइसोनोसिस, एंथ्रेक्स, ये सारी चीजें हैं। और इसका केस है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओलियम गैस लीक का केस है, ये मैंने आपको बता दिया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाला। और बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये बॉन्डेड और हजार्डस लेबर कंडीशंस के अगेंस्ट था, आर्टिकल 21, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सारे चीजें आपने देख ली हैं, कोर्ट्स एट अ ग्लांस, ये सारी चीजें देख लेना। और ये हमने कॉमन टेबल बनाई है इसमें नोट्स में। और इसके बाद में हमें एक चीज और देखनी है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, सारे के सारे लॉज हैं उनके क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं एमसीक्यूज। और ये हम क्वेश्चन देखेंगे उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, ये की चेंजेस हैं जो जो हुए हैं एक्ट्स में, ठीक है, पुराने एक्ट्स में और नए एक्ट में। ये आपको नोट्स में सारी चीज पूरा का पूरा नोट्स ही मिल जाएगा, ये बाकी सारे नोट्स भी मिलेंगे, ऐसे नोट्स हैं सारे के सारे, तो आपको बहुत फायदा रहेगा, ठीक है। जैसे कोई रिवीजन हो गया, लुकअप हो गया, ये सारी चीजें। ओके, तो ये टेबल है, डीपर पॉइंट्स हैं इसमें, और नंबर्स हो गए, फॉर्मूले हो गए, ये सारी चीजें आपको दी गई ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आपको नोट्स ये लेने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो। और ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए मैंने सारे थ्रेशोल्ड बना रखे हैं, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आप लोगों के लिए। और चलो इसके बाद में हम लोग देखते हैं एमसीक्यूज, ठीक है, ताकि आपको ये सारी चीजें याद हो जाएं। तो पहला एमसीक्यू, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड इज एक्ट नंबर ऑफ, तो कितना है, तो एक्ट नंबर सी है, मतलब 37 है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अर्लियर सेंट्रल लेबर एक्ट्स आर कंसोलिडेटेड बाय ओएसएच कोड, तो 13 एक्ट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, ओएसएच कोड, अ फैक्ट्री विद द एड ऑफ पावर रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ हाउ मेनी वर्कर्स, तो 20 वर्कर्स है उससे अधिक हैं तो वहां पर क्या ओएसएच कोड में फैक्ट्री मानी जाएगी। नेक्स्ट है, अंडर ओएसएच कोड एन एस्टेब्लिशमेंट जनरल डेफिनेशन अंडर चैप्टर थर्ड सेकंड रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्स हाउ मेनी वर्कर्स, तो 10 और मोर वर्कर्स मांगे जाते हैं, ठीक है।
Within how many days must a new establishment apply for registration under OSH Act? तो सी है 60 डेज में होना चाहिए, ठीक है। अंडर OSH कोड एंड द कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोविजंस अप्लाई टू एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग हाउ मेनी और मोर कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो फॉर 50 और मोर कॉन्ट्रैक्ट लेबर की यहाँ पर बात की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेज सीलिंग फॉर अ पर्सन टू बी क्लासिफाइड एज एन इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर अंडर OSH कोड। तो हमारी 18,000 पर मंथ होगी या उससे अधिक होगी तो फिर वो क्या होगा, इंटर स्टेट माइग्रेंट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेफ्टी कमिटी इज मैंडेटरी इन अ जनरल फैक्ट्री एम्प्लॉइंग हाउ मेनी और मोर वर्कर्स। तो सी इसका आंसर है 500, ठीक है। अ सेफ्टी कमिटी इज मैंडेटरी इन हैजार्डस प्रोसेस फैक्ट्री एम्प्लॉइंग हाउ मेनी और मेनी वर्कर्स। तो इसमें 250 होंगे। यही ऐसे एक्ट्स हैं, तो ये मैं इतनी सारे नहीं करा रहा हूँ, आपको नोट्स में मिल जाएंगे। बाकी मैं एमसीक्यूज कराऊंगा ही कराऊंगा लास्ट में, इसके बाद में एक्ट के बाद में वो आप देख लेना, ठीक है। तो हम इसको खत्म करते हैं, उससे पहले एक चीज देख लो, ये नोट्स वाली मैंने आपको बात बताई थी, अब भी देख लो दोबारा से कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके पास में ये होनी चाहिए जिसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे, 20 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन और 100 एमसीक्यूज मिलेंगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ में और मैनेजर लॉ में भी सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, 20 सब्जेक्ट्स के नोट्स, इसमें 15 के मिलेंगे क्योंकि ये 50 पूछे गए हैं, इसमें 15, 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, फुल मॉक टेस्ट और 100 एमसीक्यू, सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज। ये जस्ट 499 का है, ये 599 का है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आपको बस व्हाट्सएप कर देना है इस नंबर पर और आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक है, पेमेंट से। बाकी आप मेरे से बात कर लेना अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो, जरूरत हो तो, और फिर उसके बाद में आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।